कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पद्य खंड यानी काव्य खंड के 3 पाठों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें पार्ट 1, 2 और 3 रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ब्रजमोहन व्यास, इन तीनों के गद्य पाठों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम जानने वाले हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिए, पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रेमगन की छाया स्मृति। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रेमगन की छाया स्मृति निबंध के आधार पर प्रेमगन के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, भारतेंदु युग के बहुत प्रसिद्ध कवि, इनके ऊपर ये पाठ है। तो उत्तर देखेंगे। प्रेमगन जी हिंदुस्तानी रईस थे, उनकी हर बात में तबीयतदारी टपकती थी। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके घर में खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी बातें विलक्षण वक्रता युक्त व्यंग्यात्मक हुआ करती थी। चौधरी साहब प्राय लोगों को बनाया करते थे, अर्थात उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे। वे हर काम नौकरों से करवाते थे, चाहे काम बिगड़ी क्यों न जाए, खुद नहीं करते थे। वे प्रसिद्ध कवि और भाषा के विद्वान थे। वे नागरिक को भाषा मानते थे। वह बातों में हास्य और व्यंग्य का समावेश रखते थे, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई पड़ती है। उनकी बातचीत का ढंग नौकरों के साथ अनोखा होता था। ये उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। लेखक ने पहली बार प्रेमगन को कहाँ और किस स्थिति में देखा? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रेमगन की पहली झांकी जो शुक्ल जी ने देखी उसका वर्णन कीजिए। तो पिता की बदली मिर्जापुर होने पर अपने घर से प्रेमगन के घर की निकटता रहने के कारण शुक्ल जी को अपने मित्र मंडली के साथ उन्हें प्रथम दर्शन तब हुए जब वे छत पर लता प्रतान के बीच मूर्तिवत खड़े थे, कंधों पर बाल बिखरे थे और एक हाथ खंभे पर था। यानी जब मिर्जापुर आ गए थे शुक्ल के पिताजी, तो शहर से बाहर रहते थे प्रेमगन जी, तो इनको देखने गए, काफ़ी देर सड़क पर खड़े रहे, उसके बाद उनके दर्शन हुए। तीसरा प्रश्न है। प्रेमगन के वाक व्यवहार में विलक्षण वक्रता रहती थी, कैसे स्पष्ट कीजिए? प्रेमगन जी की हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, क्योंकि रईस थे वो। उनके वाक व्यवहार में विलक्षण वक्रता थी। यदि किसी नौकर के हाथ से गिलास गिर जाता तो वे कहते, कारे बचाते ना ही। एक बार पंडित जी ने कहा कि आज एकादशी के कारण जल खाया है। तब चौधरी साहब ने कहा कि एकादशी पर जल ही खाया या कुछ फलाहार भी पिया है। चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रेमगन जी की छाया स्मृति में निसंदेह शब्द किसके लिए आया और क्यों? तो शुक्ल जी की मित्र मंडली को देखकर उर्दू भाषी लोग उन्हें निसंदेह नाम से पुकारते थे, क्योंकि उन्हें लेखक मंडली की बोली अनोखी लगती थी। ये आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, जो साहित्यिक हिंदी है उसका प्रयोग करते थे, जिसमें बार बार निसंदेह शब्द का उल्लेख करते थे, जिसमें निसंदेह शब्द का प्रयोग बहुत होता था। जबकि वहाँ रहने वाले वकील, मुख्तार तथा कचहरी जो ये उर्दू भाषा बोलते थे, इनकी भाषा उर्दू थी, इसलिए लेखक मंडली का नाम उन्होंने निसंदेह मंडली रख दिया था। पांचवा प्रश्न देखिए। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। पुरानी चीज किसे कहा गया और क्यों? तो शुक्ल जी की मंडली जो थी, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को पुरानी चीज कहती थी, क्योंकि प्रेमगन जी हिंदुस्तानी रईस थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। बसंत पंचमी, होली, कोई भी त्यौहार हो, खूब नाच रंग होता था और उनके घर पर यह मनाया जाता था। पुरानी परंपराओं को मानते थे। रियासती ठाट बाट भी उनके व्यवहार में था। उनकी बातें विलक्षण वक्रता युक्त व्यंग्यात्मक हुआ करती थी। चौधरी साहब प्राय लोगों को बनाया करते थे, अर्थात उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे। वे हर काम नौकरों से करवाते थे, चाहे काम ही बिगड़ क्यों न जाए। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी थे। वे बातों में हास्य और व्यंग्य का समावेश रखते थे और पुरानी चीज़ ये अनुभव भी था इनको। तो आखिर में पुराने लोग होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो शुक्ल जी को काफ़ी फायदा मिला इनसे। छठा प्रश्न देखिए।
इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। ये कथन किसके लिए कहा गया और क्यों? तो इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, ऐसा शुक्ल जी की मंडली उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को कहती थी, क्योंकि प्रेमगन जी को देखकर शुक्ल जी उन्हें कौतूहल की दृष्टि से देखा करते थे। वे प्रेमगन जी को प्राचीन कवियों के रूप में देखते थे। सभी साहित्यकारों के प्रति प्रेमगन जी के मन में आदर, सम्मान और प्रेम का भाव रहता था। उनके घर में होली, वसंत पंचमी के उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाए जाते थे। उनकी बातों में हास्य और व्यंग्य का समावेश रहता था। ऐसा कहकर वे उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते, चूंकि जो जितनी चीज पुरानी होती है उसके प्रति उतना ही आदर होता है। 7वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का झुकाव हिंदी साहित्य के प्रति किस प्रकार बढ़ा? तो शुक्ल जी को बचपन से घर में साहित्यिक वातावरण मिला, क्योंकि उनके पिताजी जो फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी कविता के वे बड़े प्रेमी थे। पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें ला लाकर पढ़ते पढ़ते शुक्ल जी की रुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई थी। उनकी गहरी मित्रता पंडित केदारनाथ जी से हो गई थी। अपनी युवावस्था तक आते आते शुक्ल जी को समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली भी मिल गई। भारतेंदु एवं उनके मंडल के साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त कर शुक्ल जी साहित्य का आकार इनका ग्रहण करने लगा। 8वां प्रश्न देखिए, लेखक ने शुक्ल जी की प्रमुख विशेषताओं का, लेखक के पिताजी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शुक्ल जी को बचपन से घर में साहित्यिक वातावरण मिला, क्योंकि उनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी के कविता प्रेमी थे। प्राय रात्रि में घर के सब सदस्यों को एकत्रित करके रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे। बचपन के कारण शुक्ल जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर समझ नहीं पाते थे, वो दोनों को एक ही समझते थे। 9वां प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के समवयस्क मित्र मंडली में कौन कौन थे? तो इनकी मंडली में देखिए, काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास आलना, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, पंडित बद्रीनारायण गौड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी। दूसरा पाठ देखिए, गुलेरी जी का है, सुमिरन के मन के, जिसमें 3 लघु निबंध है, बालक बच गया, घड़ी की पुर्जे और डेले चुन लो। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। गुलेरी जी के अनुसार हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। शिक्षा केवल रटने के लिए नहीं है, बल्कि बालक की सहज प्रवृत्तियों के विकास के लिए है। हमारा लक्ष्य मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बच्चा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकता है। यानी छोटे बच्चे को उससे ऊंचे लेवल की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, जैसा इस निबंध में रटवाया गया था। बालक की स्वाभाविक वृत्तियों को नष्ट होने से बचाना इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। बाल सुलभ जो इच्छाएं वो बची रहे। बालक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे? बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सभी प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर थे। जैसे धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के नाम, उनके उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे ठंड फैल जाने के बाद भी मछलियां कैसे जिंदा रहती है, चंद्रग्रहण होने का वैज्ञानिक कारण, अभाव को पदार्थ क्यों माना जाता है, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, पेशवाओं का शासनकाल, ये सब प्रश्न उसके उम्र की तुलना में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के थे जो उसको रटवाए गए थे। घड़ी के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किस विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया? तो लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है, क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता। वह प्रयास तो कर सकता है परंतु करता नहीं है। उसका मानना होता है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसे ही लोग प्राय बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म गुरुओं ने इसे रहस्य बनाया हुआ है। वे इस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं और धर्म गुरुओं के साथ ही कठपुतली बने रहते हैं। धर्म के रहस्यों पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को रोचक ढंग से प्रस्तुत इस निबंध में किया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, डेले चुन लो निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? इस निबंध में डेले चुनकर विवाह करने की रीति को अंधविश्वास माना है। यह निबंध लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग्य करता है, जो हमारी सामाजिक गहन तथा गंभीर समस्या है। लेखक का मत है कि अपनी आंखों से देखे सत्य को ही सत्य मानना चाहिए, भविष्य की झूठी कल्पना पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
अपने जीवन साथी को चुनने के लिए सोने चांदी तथा लोहे की पेटियां तो विभिन्न मिट्टी के ढेलों पर विश्वास एक अंधविश्वास मात्र है जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, जो समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? तो बालक की उम्र महज 8 साल थी, परंतु उसका अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों पर रटे रटाए उत्तर देना लेखक को दुखी करता है। वह समझ गया कि पिता ने उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोंटा है। बालक का बालपन तथा बालमंदन तोड़ चुका है, परंतु जब इनाम में बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी। एक बालक के लिए यही स्वाभाविक बात थी। उसे विश्वास हो गया कि पिता तथा अन्य लोग बालक की सहज प्रवृत्तियों को नष्ट करने में सफल नहीं हुए हैं। अब भी बालक के अंदर उसका बचपन जिंदा है। अब वह भी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए सुखदायी थी। छठा देखिए, पोर्शिया कौन थी? पोर्शिया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका थी। इसी नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया है, जिसकी नायिका पुरस्त्री है, जो लड़कों द्वारा पेटियों का चुनाव करवाकर अपना पति चुनती है। डेले चुन लो पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया है? इस निबंध में डेले चुनकर विवाह करने की रीति को अंधविश्वास माना है। यह निबंध लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों को व्यंग्य करता है, जो हमारे समाज की गहन समस्या है। शायद ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है। आठवां देखिए, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया क्योंकि जिस तरह घड़ी को, ये भी रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ 3 ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा, जो इनकी आत्मकथा का अंश है। पहला प्रश्न देखेंगे, पसोवा स्थान का वर्णन कीजिए। पसोवा एक जैन तीर्थ था। यहाँ हर वर्ष जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा मेला लगता था। जैन श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ आते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ एक पहाड़ी थी जिसमें बुद्ध देव द्वारा रोज व्यायाम किया जाता था। उस पहाड़ी में एक नाग भी रहा करता था। यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने उसके समीप एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध देव के नख और बाल रखे हुए थे। यह सोचकर लेखक ने वहां जाने का निर्णय लिया था कि उसे पुरातत्व से संबंधित सामग्री जैसे मूर्ति, सिक्के आदि मिलने की संभावना हो। यदि चांद्रायण व्रत करते हुए बिल्ली के सामने कोई चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। यह कथन किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? यह वाक्य लेखक ने उस संदर्भ में कहा है जब उसे पेड़ के नीचे पत्थरों के ढेर में शिव जी की 20 सेर वजन वाली प्राचीन मूर्ति दिखी थी। उसे देखकर वह प्रसन्न हो उठा। उसकी स्थिति उस बिल्ली के समान थी जो चांद्रायण व्रत करती है। चांद्रायण व्रत वह व्यक्ति करता है जिसने बहुत पाप किए थे। बिल्ली इस व्रत को करती है ताकि वह पाप मुक्त हो जाए, लेकिन जैसे ही उसके सामने चूहा आता है वह भूल जाती है कि उसने पाप नाशक व्रत रखा है। आदत से मजबूर वह व्रत भूलकर चूहे को मारकर खा जाती है। पसोवा गांव से लेखक को अधिक पुरातत्व महत्व की वस्तु नहीं मिली थी। लेखक इस पंक्ति में अपनी व्यवस्था बताता है कि वह मूर्ति उठाकर ले जाना नहीं चाहता है, परंतु मूर्ति के पुरातत्व महत्व को जानकर मूर्ति उठा ले जाने के लिए विवश उठता है। वह चुपचाप मूर्ति को उठा करके इक्के पर डाल के ले जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, अपना सोना खोटा तो पर खवैया को कौन दोष? ये कथन किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? इसका तात्पर्य है कि यदि दोष हमारी वस्तु में है तो हमें वस्तु की शुद्धता की जांच करने वालों को दोष नहीं देना चाहिए। लेखक पुरातत्व महत्व की वस्तु को देखते ही अपने साथ ले जाता था। उसकी इस आदत से सभी परिचित रहते हैं। कहीं भी मूर्ति गायब हो जाती थी तो लोग लेखक का नाम ही लेते थे। तो लेखक कहता है कि इसमें दोष नाम लेने वाले का नहीं है, स्वयं उसका है, क्योंकि शिव जी की मूर्ति उसने उठा ली थी। बोधिसत्व की मूर्ति का महत्व क्यों था? बोधिसत्व की मूर्ति सबसे पुरानी मूर्ति थी। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के समय की थी। कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे साल ये स्थापित की गई थी। यह मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं थी। इसकी खबर विदेशी पत्र पत्रिकाओं में छप गई थी। 2 रुपये में प्राप्त इस मूर्ति को फ्रांसीसी 10,000 रुपये में खरीदना चाहता था। दूसरे की मुद्रा की झंझटाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है। कैसे? पाठ के आधार पर समझाइए। इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है,
लेखक बूढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। एक बार कौशाम्बी के गांव में घूमते हुए लेखक को खेत की मेड़ में बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति की विशेषता थी कि वह सुंदर थी, मथुरा के लाल पत्थर से बनी थी तथा खंडित नहीं थी। उसे देखते ही लेखक ने तय किया कि वह इसे अपने साथ ले जाएगा। वह उसे उठाने ही वाला था कि खेत की मालकिन वहां पहुंची। वह एक वृद्धा थी और बहुत लालची थी। वह समझ गई थी कि लेखक उस मूर्ति को पाना चाहता है। उसने लेखक के इस कार्य से अप्रसन्नता व्यक्त की। लेखक वृद्धा से उलझना नहीं चाहता था। उसने सिक्के खनखनाकर बुढ़िया को पैसों का लालच दिया। बुढ़िया पैसों के लोभ में आ गई और लेखक ने 2 रुपये में बुढ़िया से मूर्ति खरीद ली। इस तरह लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट की लंबी मूर्ति प्राप्त करने में सफल हुआ। भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई। लेखक ने अजियापुर गांव से प्राप्त भद्रमत शिलालेख को 25 रुपये में गुलजार मियाँ से खरीदा था। वह उसे प्रयाग संग्रहालय को देना चाहता था। विवाद के कारण उसे इस मूर्ति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग को देना पड़ा था। वह जानता था कि जिस गांव से उसे यह शिलालेख मिल सकता है तो उसे वहां से अन्य पुरातत्व महत्व की वस्तु भी मिल जाएगी। इस उद्देश्य से वह गुलजार मियाँ के यहाँ अजियापुर गांव जा पहुंचा। गुलजार मियाँ के घर के ही बाहर एक कुआं था। इसके चबूतरे पर 4 खंभे थे। जब लेखक ने बंडेर पर देखा तो उस पर ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख लिखा हुआ था। लेखक के कहने पर गुलजार ने उन्हें खुदवाकर लेखक को दे दिया। इस तरह लेखक की भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता, इसका क्या तात्पर्य है। मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता, इसका तात्पर्य है कि लेखक जहां भी कहीं जाता है वह खाली हाथ नहीं आता। अपने साथ वहां से जुड़ी कोई न कोई पुरातत्व महत्व की वस्तु लेकर ही आता है। लेखक को गांव से मणके, पुराने सिक्के, मृण मूर्तियां इत्यादि मिली। कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ एक 20 शेर की शिव की मूर्ति भी लाया था। ये मूर्ति उसे पेड़ के नीचे पत्थरों के ढेर के ऊपर मिली थी। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या नहीं मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है। इस कथन का संदर्भ बताइए। यह कथन लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय के शिलान्यास की स्वीकृति देने के बाद कहे, क्योंकि नेहरू जी ने यदि चाह लिया तो उन्हें इसका शिलान्यास करने से कौन रोक सकता है। लेखक ने मैसूर से तालपत्र का गट्टर कैसे प्राप्त किया। मैसूर अधिवेशन में वहाँ के युवराज सभापति थे। अधिवेशन समाप्त होने पर वे रामेश्वरम गए। वहाँ पहुँचने पर पूजा करवाने के लिए पंडित पीछे पड़ गए। लेखक को एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि राजा साहब के वंश का पंडा नहीं है। जो तालपत्र पर लिखी पुस्तकें भेंट करेगा वही राजा साहब के वंश का पंडा होगा। ऐसा सुनकर एक लड़का दौड़ कर गया और उसने एक छोटा सा गट्टर तालपत्र पर लिखी पुस्तकों का लाकर उनके सामने पटक दिया। राजा साहब ने उसकी बही पर हस्ताक्षर किए और दक्षिणा दी। इस प्रकार लेखक ने मैसूर से तालपत्र का गट्टर प्राप्त किया। लेखक के द्वारा शंकर भगवान की मूर्ति को क्यों लौटा दिया गया। गांव वालों को जब पता लगा कि शिव की प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई है तो वे दुखी हो गए। शिव की मूर्ति उनके गांव के बाहर एक पेड़ के सहारे रखी हुई थी। गांव वाले उसकी पूजा किया करते थे। उनकी आस्था तथा श्रद्धा पूर्ण रूप से शिव पर ही थी। वह मूर्ति लेखक ले आया था। मूर्ति न पाकर गांव वाले दुखी हो गए। उन्होंने तय किया कि जब तक शिव की मूर्ति वापस नहीं आएगी वे न कुछ खाएंगे और न कुछ पिएंगे। इस तरह सभी ने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। गांव वालों को लेखक पर शक था तो वे सब मिलकर उसके पास जा पहुंचे और उनसे शिव की मूर्ति वापस मांगी। लेखक ने बिना किसी परेशानी के सम्मान सहित वह मूर्ति गाँव वालों के साथ भेज दी। उसने गाँव वालों को पानी पिलाया तथा मिठाई खिलाकर उनका व्रत तोड़वाया। इस प्रकार ये गद्य के 3 पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके साथ उत्तर थे। निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, आगे से आगे इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।